देश का सर्वोच्च पद, हमारे देश का प्रथम नागरिक और हमारे तीनों सेनाओं का प्रमुख सर्वोच्च सेनापति, बिल्कुल सही, राष्ट्रपति के बारे में हम बात कर रहे हैं। नमस्कार बच्चों, प्रणाम सभी को। आज हम अपने पॉलिटिकल साइंस वाले टॉपिक को फिर से कंटिन्यू करते हैं और राष्ट्रपति जो है वो पार्ट 6 केंद्र सरकार में आपके सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसी को आज हम क्लियर करेंगे। वैसे सारी चीज़ें नहीं हैं, लेकिन मेन जो इम्पोर्टेंट हैं वो इसमें ले रही हूँ मैं। राष्ट्रपति पढ़ेंगे हम इसमें, राष्ट्रपति पद की योग्यताएं और राष्ट्रपति की शक्तियां जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो हम इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले लेते हैं हम राष्ट्रपति। अनुच्छेद 52 और 53 छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं। अनुच्छेद 52 क्या कहता है और अनुच्छेद 53 क्या कहता है। अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी हमारे भारत के राष्ट्रपति के बारे में जो सबसे पहले उस पद का जो उल्लेख किया गया है वो अनुच्छेद 52 में किया गया है। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में निहित होगी तथा वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं अथवा अधीनस्थ यानी उनके अधीन जो पद आते हैं वो पदाधिकारी यानी पद के अधिकारी जो हैं उनके द्वारा करेगा। तो अनुच्छेद 52 और अनुच्छेद 53 ये बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें याद कर लीजिएगा। और अनुच्छेद 53 को हम आगे के टॉपिक में भी पढ़ेंगे। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी तथा वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं अथवा अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा करेगा। तो यहाँ पर कार्यपालिका की बात की जा रही है। पिछले वीडियो को आप अच्छे से देख सकते हैं। सरकार के 3 अंग बताए थे मैंने, उसमें व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो व्यवस्थापिका को संसद भी कहते हैं, तो संसद में भी हमने राष्ट्रपति को पढ़ा था और यहाँ पर कार्यपालिका में भी राष्ट्रपति आता है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है जिस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगी। आगे बढ़ते हैं हम। संघीय कार्यपालिका जो है वो भारत में ब्रिटेन की संसद व्यवस्था को अपनाया गया है। ब्रिटेन की संसदात्मक व्यवस्था जो है वो भारत में अपनाई गई है, जिसके अंतर्गत कार्यपालिका का एक वैधानिक प्रधान होता है और दूसरा वास्तविक प्रधान। तो संघीय कार्यपालिका में कौन कौन आते हैं ये आपके छोटा क्वेश्चन आता है और इसे डायग्राम से मैंने इसीलिए समझाया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि राष्ट्रपति जो है सबसे पहले तो संघीय कार्यपालिका में कौन कौन आते हैं। 4 पद आते हैं संघीय कार्यपालिका में, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। महान्यायवादी के बारे में हम फिर कभी बात करेंगे, पर ये 4 पद आते हैं। राष्ट्रपति वैधानिक प्रधान कहलाता है। वैधानिक प्रधान को आप संवैधानिक प्रधान भी कह सकते हैं। प्रधानमंत्री वास्तविक प्रधान, ये छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, बिल्कुल ध्यान से सुने आप। मंत्रिपरिषद महान्यायवादी। राष्ट्रपति वैधानिक प्रधान क्यों कहलाता है? क्योंकि संविधान में जो प्रधान है वो राष्ट्रपति होता है, लेकिन उस जो कि हमने अनुच्छेद 53 में पढ़े हैं, लेकिन जो राष्ट्रपति के नाम से यानी उसकी शक्ति का जो संपूर्ण उपयोग है और प्रयोग है वो प्रधानमंत्री करता है अपने मंत्रिपरिषद के सहयोग से, क्योंकि मंत्रिपरिषद ही कार्य करती है और उसका जो प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होता है, ना कि राष्ट्रपति। तो प्रधानमंत्री जो है वो सारे अधिकारों और शक्तियों का प्रयोग जो है वो वास्तव में करता है, इसलिए वास्तविक प्रधान जो है वो प्रधानमंत्री होता है। तो क्लियर, उम्मीद है आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति पद की योग्यताएं क्या होती है? अनुच्छेद 53 में योग्यताओं का उल्लेख है तो भारत का नागरिक हो, सबसे मेन इम्पोर्टेंट। हर योग्यता में आप सबसे पहला जो वाक्य है वो ये लिख देंगे। अगर आपको राज्यसभा सदस्य की योग्यता याद नहीं, लोकसभा सदस्य की योग्यता याद नहीं, लेकिन ये जो पॉइंट हैं वो आते ही आते हैं। वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, यानी जो न्यूनतम जो आयु है वो 35 वर्ष है। इससे अधिक की कोई भी आयु हो तो वह राष्ट्रपति बन सकता है। तो 35 वर्ष जो है वो न्यूनतम है। वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो और वह किसी लाभ के पद पर ना हो। लाभ का पद वैसे संविधान में इतना नहीं बताया गया है, इसे डिस्क्राइब नहीं किया गया है, लेकिन लाभ के पद से हम ये अर्थ निकाल सकते हैं कि कोई वो उम्मीदवार जो राष्ट्रपति बनना चाहता है वो किसी ऐसे कार्य को ना करता हो जिससे उसे वेतन मिलता है, तो लाभ का पद वो ही कहलाएगा। तो राष्ट्रपति की जो मुख्य जो योग्यताएं हैं वो ये चारों हैं। आगे बढ़ते हैं हम। राष्ट्रपति की शक्तियां, बच्चों आपके पाठ में 4 प्रकार की शक्तियां मुख्य रूप से बताई गई हैं। कार्यपालिका अथवा प्रशासनिक शक्तियां, दूसरा विधायी शक्तियां, तीसरा वित्तीय शक्तियां और चौथा है न्यायिक शक्तियां। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा आप ध्यान से सुने तो अपने आप याद हो जाएगा।
कार्यपालिका के बारे में हमने पढ़ाई है, अनुच्छेद 53 आप याद कर लीजिए, बिल्कुल ऐसे का सेम टू सेम आप उसमें लिख सकते हो कि कार्यपालिका का जो प्रधान है वो राष्ट्रपति होगा और संविधान के अनुसार वह उनका जो शक्तियों का प्रयोग जो है वो अपने स्वयं या अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा करेगा। बिल्कुल वैसा का वैसे लिख देना आपको। महत्वपूर्ण दूसरा पॉइंट है इसमें महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति। महत्वपूर्ण अधिकारियों की किनकी, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा है, राज्यपाल की नियुक्ति करता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, प्रधानमंत्री की सलाह से मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है, मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। तो ये सभी महत्वपूर्ण अधिकारी हो जाते हैं। शासन संचालन संबंधी शक्ति, जो शासन से संचालन जो किया जाता है, जैसे संसद करती है, शासन संचालन का काम कौन करता है, संसद करती है। तो संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है, संयुक्त यानी साथ में लोकसभा और राज्यसभा को साथ में जो बैठक है वो राष्ट्रपति लेता है। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति ये भी इसमें आ जाएगा। और महालेखा परीक्षक की शक्तियों संबंधी नियमों का निर्माण करना और मंत्रिपरिषद के बीच विभागों का बंटवारा करना, ये काम शासन संचालन से संबंधित आ जाता है। वैदेशिक क्षेत्र में शक्ति, ये आप न्यूज़ में देखते ही हो कि किसी भी देश के जो राजदूत आते हैं तब राष्ट्रपति उनकी अगवानी करते हैं। कोई भी संधि या समझौता होता है तो भारत के राष्ट्रपति, क्योंकि ये बहुत प्रमुख सबसे बड़ा सर्वोच्च पद है, इसीलिए भारत के राष्ट्रपति के नाम से संधि और समझौते किए जाते हैं। चाहे वो काम जो है वो प्रधानमंत्री करते हों, लेकिन जो जिनके नाम से किए जाते हैं वो राष्ट्रपति होता है। तो इस तरह से भी आप एक अर्थ लगा सकते हो कि जो वैधानिक प्रधान है वो राष्ट्रपति होता है, लेकिन जो वास्तविक प्रधान है वो प्रधानमंत्री होता है। सैनिक क्षेत्रों में शक्ति, जो मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि तीनों सेनाओं का जो सर्वोच्च सेनापति होता है वो राष्ट्रपति ही होता है। चलिए विधायी शक्तियाँ पढ़ते हैं। विधायी क्षेत्र का प्रशासन, विधायी शक्तियों में संसद आता है। संसद वही संसद का अधिवेशन बुलाना, संयुक्त बैठक लेना, अधिवेशन बुलाना और अधिवेशन की घोषणा की समाप्ति की घोषणा करना, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर लोकसभा को निश्चित काल से पूर्व भंग करना, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो राष्ट्रपति है। संसद से संबंधित यानी संसद, पिछले वीडियो में अपन ने संसद पढ़ी थी, आप उसे देख सकते हैं। विधेयक पर निषेधाधिकार का प्रयोग, विधेयक यानी कोई भी संसद में प्रस्ताव लाया जाता है तो उस पर निषेधाधिकार, निषेध यानी नहीं, निषेध का अर्थ जानते हैं ना आप, निषेध यानी नहीं, यानी वो अधिकार का प्रयोग भी राष्ट्रपति कर सकता है। यानी संसद द्वारा जो कानून मतलब प्रत्येक संसद द्वारा स्वीकृत प्रत्येक विधेयक जो होता है वो राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही कानून बनता है। तो इसके लिए अगर वो विधेयक जो है वो राष्ट्रपति को कुछ कम जचा है तो वो वापस संसद को भेज सकता है कुछ सुझावों के साथ। लेकिन अगर संसद जो है उस विधेयक को बिना किसी संशोधन के लौटा दे, तो यहाँ पर मैं वापस बताऊँ आपको कि अगर वो जो विधेयक है वो संसद के पास कुछ सुझावों के साथ राष्ट्रपति भेजता है तो संसद अगर चाहे तो उसमें सुधार करे और नहीं भी करे तो अगर वो विधेयक वापस वो राष्ट्रपति के पास भेजता है तो राष्ट्रपति जो है उस पर हस्ताक्षर उनको करने ही होंगे। तो इस पॉइंट से भी आप देख सकते हैं कि वास्तविक जो प्रधान है वो मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री ही होती है, यानी संसद ही होती है। राष्ट्रपति जो है वो वैधानिक प्रधान यानी नाम मात्र के प्रधान होते हैं। यहाँ एक शब्द आता है आपकी किताब में, नाम मात्र के प्रधान भी कहलाते हैं। वैसे ऐसा नहीं है कि बहुत सारी शक्तियों का उपयोग राष्ट्रपति करते हैं। मैं इस पे एक वीडियो बनाऊंगी आपको, ताकि आप राष्ट्रपति से संबंधित सारे जो जितने भी डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे कि क्यों वैधानिक प्रधान है और वास्तविक क्यों नहीं है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अध्यादेश समझ लेते हैं। ऐसी कोई परिस्थिति या ऐसा कोई समय आता है जब संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा हो, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि कानून निर्माण करना यानी कानूनों को बनाने का कार्य कौन करता है, संसद करती है। लेकिन संसद का अधिवेशन चल ही नहीं रहा तो उस समय कानून तो चाहिए परिस्थितियों के अनुसार। तब राष्ट्रपति के आदेश पर जो कानून बनाया जाता है उसे अध्यादेश कहा जाता है। तो अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति को प्राप्त है। आगे बढ़ते हैं हम वित्तीय शक्तियाँ। वित्तीय शक्तियों में यही है जो हम पहले पढ़ चुके हैं
कि लोकसभा में जब वित्त विधेयक पारित किया जाता है तो पहले राष्ट्रपति से स्वीकृति ली जाती है और उसके बाद जो विधेयक का जो जितना भी मसौदा है, वो मतलब जो भी विचार विमर्श जो भी होता है वो सब हो चुका होता है, तब अंत में राष्ट्रपति जो हैं उस पर हस्ताक्षर करते हैं। तो ये वित्तीय शक्तियाँ हो गई। और न्यायिक शक्ति भी बिल्कुल सरल है कि न्यायिक शक्ति यानी जैसा कि हमने इसमें प्रशासनिक शक्ति में आ गया है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है। और ऐसा कोई व्यक्ति जिसे फांसी, आपने देखा होगा ऐसी याचिका भी लगाते हैं, फांसी की सज़ा मिल गई है और राष्ट्रपति के पास वो याचिका लगा देता है, दया याचिका, तो राष्ट्रपति उसके दंड को क्षमा करना या कम करने का अधिकार भी रखते हैं। तो ये न्यायिक शक्तियों में आते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये शक्तियाँ बिल्कुल समझ में आ गई होंगी, तो आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियाँ। संकटकालीन शक्तियाँ अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360 ये अनुच्छेद के अनुसार है। और राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियाँ, संकटकालीन यानी आपातकाल। आपातकाल कब लगता है? जब युद्ध होता है, जैसे कि भारत पाकिस्तान युद्ध, भारत चीन युद्ध, उस समय जो युद्ध हुआ था तो उस समय पूरे देश में आपातकाल लग गया था। तो अनुच्छेद 352 किसके अनुसार? अनुच्छेद 352 के अनुसार। आगे बढ़ते हैं, राज्यों में जब संवैधानिक तंत्र का विफल होना, तो अनुच्छेद 356, ये तो देश की बात हो गई, अनुच्छेद 352। और जब राज्य में राज्यपाल, वहाँ के राज्यपाल, क्योंकि नेतृत्व जो है वो राष्ट्रपति, राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति के आदेश से कर रहे हैं। पिछले वीडियो में बताया मैंने कि राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करते हैं। तो राज्यपाल अनुशंसा करता है कि इस राज्य में संविधान के अनुसार जो सरकार जो है वो काम नहीं कर रही है, तो उस समय राष्ट्रपति चाहे तो उस राज्य में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत आपातकाल लागू कर सकता है। इसे कहते हैं अनुच्छेद 356। आगे बढ़ते हैं अपन अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 क्या कहता है? यह है वित्तीय संकट, यानी देश में ऐसी परिस्थितियां आ गई हैं, वित्तीय यानी धन से संबंधित, जिसमें वित्त से संबंधित संकट देश में आ गया है, आरबीआई में कोष नहीं है, तो ऐसे समय में जो है वो राष्ट्रपति आपातकाल जो है लागू कर सकते हैं। और सबसे अच्छी खबर, सबसे अच्छी बात ये है कि हमारे देश में आज तक अनुच्छेद 360 का कभी उपयोग यानी प्रयोग किया ही नहीं गया है, कभी ये आपातकाल लगा ही नहीं है। तो उम्मीद है आपको ये संकटकालीन शक्तियाँ भी समझ में आ गई होंगी। तो बच्चों, ये लगभग मैंने राष्ट्रपति से संबंधित बहुत सारे पॉइंट ले लिए हैं, तो आप इन्हें याद कर लीजिए। ये आपकी परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो छोटे छोटे पॉइंट्स भी क्वेश्चन में आ सकते हैं और बड़े बड़े भी। बहुत बहुत धन्यवाद।